अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने मैमल्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अबाउट हम देखेंगे। तो मैमल्स में ह्यूमंस, पिग्स, बेयर्स, रैकन्स की टर्म थोड़ी डिफरेंट होगी आपके लिए। इनकी जो शक्ल होती है वो फोक्स लाइक होती है और इनका साइज़ बड़े रैट जितना होता है। और जो कुछ दूसरे मैमल्स होती हैं वो ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स का क्या मतलब है कि वो हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं, इंसेक्टिवोर भी हैं। हर्बीवोर मतलब पौधे खाते हैं, कार्निवोर मतलब गोश्त खाते हैं, और इंसेक्टिवोर यानी कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो जो ओमनीवोर का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होगी। मैकेनिकल यानी कि स्टोमिक जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, या इंटेस्टाइन में भी ये होता है। और केमिकल डाइजेशन मतलब कि एंजाइम्स के ज़रिए होती है। फिर वो कह रहे हैं कि सेक्शंस जो कि फॉलो करते हैं इस मेकानिज़म को, उसके अंदर एक तो आ जाता है कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, यानी कि वो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी मोटेलिटी होगी, वो मूव करेगी। उसका कंट्रोल हम देखेंगे। मेजर पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के देखेंगे, ठीक है। और फिर उनकी जो हेल्प करने वाले एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं हम वो देखेंगे। तो जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने का और अब्जॉर्ब करने का मैमल्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है। एक इंजेस्शन आ जाती है जिसमें ईटिंग का फिनोमेना आता है। पेरिस्टालसिस, ये एक वेव लाइक यानी कि पैटर्न होता है जो कि मूव करता है इंटेस्टाइन के अलोंग और एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग। तो ये इनवॉलेंट्री है। और ये सिक्वेंशियल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि इंजेस्टेड फूड को जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग मूव कराएगी। सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि वो जो यानी कि फूड कंटेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है वो मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पे सिक्रेशंस हैं। सिक्रेशंस में क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, स्पेसिफिक काइंड और केमिकल्स होंगे। तो पहले हम डाइजेशन का देख लेते हैं। बड़े न्यूट्रिएंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्मॉल न्यूट्रिएंट के पार्टिकल्स में जो बदला जाता है, इस फिनोमेना को डाइजेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, जो यूजेबल मालिक्यूल्स होते हैं वो यानी कि अब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। कहाँ कहाँ ये अब्जॉर्ब होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये गए ब्लड में और बाकी लिम्फेटिक सिस्टम में। और डेफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो अनडाइजेस्टेड और जो अनअब्सॉर्ब मटेरियल है वो वेस्ट के तौर पर जो है रिमूव हो जाएगा। फेरिंक्स और ईसोफेगस में क्या होता है, एयर और जो स्वेलोड फूड है और जो लिक्विड है मुंह से वो फेरिंक्स में जाएगा जो कि कॉमन पासेज वे है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी वो है और डाइजेस्टिव भी है, ठीक है। और यानी कि फिर इसमें क्या होता है कि एक इसके ऊपर ढक्कन सा होता है जो कि आर्जी तौर पे टेम्परेरीली होता है, जिसे हम कह सकते हैं इसकी यानी कि ओपनिंग को कवर करने वाला एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो एपिग्लोटिस जो है उसने टेम्परेरी आर्जी तौर पे सील किया हुआ होता है, एक ओपनिंग को ट्रैक किया कि ताकि खुराक जो है उस सांस की नाली ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है, जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं। तो वो जो सुराख है जो ग्लोटिस है ट्रैकिया का, उसे एपिग्लोटिस ने क्लोज किया हुआ होता है ताकि स्वेलोड फूड जो है ट्रैकिया में एंटर ना हो। जो इनिशिएशन यानी कि जो आगाज़ होता है स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स का, वो वॉलेंट्री होता है। वो मतलब कि हमारी मर्ज़ी से होता है। पहले जैसे मतलब मिसाल के तौर पर हम लुकमा लेते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी से मतलब कि हमारे मुंह के अंदर जाता है ना, ठीक है। यानी कि हम थोड़ा सा पीछे फोर्स करेंगे तो वो जाएगा, नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली यानी कि कभी जब हम मिसाल के तौर पर खाने के यूज़ टू हो चुकी हैं, तो जब भी कोई चीज़ हम मुंह में डालते हैं ना, तो अब हम सोच समझ के डालते हैं और वो फ़ौरन से ही नीचे चली जाती है। तो हम इतना उसके बारे में अब मोस्टली सोचते नहीं हैं। तो मोस्टली जो है वो इनवॉलेंट्री हो गया है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जब स्वेलविंग शुरू होती है तो सिक्वेंशियल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री यानी कि खुद ब खुद होती हैं। स्मूथ मसल्स की इसोफेगस की जो वॉल है उसमें होंगे जो कि प्रोपेल करेंगी। अच्छा, वो जो लुकमा होता है वो बोलस बन जाता है या फिर काइम लिक्विड बन जाता है, तो वो प्रोपेल यानी कि पुश करती हैं, धकेलती हैं उस बोलस या लिक्विड को स्टोमिक में। फिर वो कह रही हैं कि ना तो फेरेंक्स और ना ही जो इसोफेगस होती है, ना तो यानी कि फेरेंक्स डाइजेशन में यानी कि इन्वॉल्व है और ना ही इसोफेगस है। फिर नेक्स्ट वो बता रही हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी के बारे में और उसके कंट्रोल के बारे में। तो जो फंक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसका पता चलता है टिश्यू की टाइप के ज़रिए से, जिस टाइप के टिश्यू से जो है वो बना हुआ है। फिर वो कह रही हैं कि ज़्यादातर जो मैमल्स की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो यानी कि उसका सेम एनाटॉमिकल यानी कि उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। बाहर से अंदर की तरफ जो है थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि बाहर से हम देखें तो अंदर की तरफ होगी थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जिसे सीरोजा कहेंगे, जो कि मॉइस्ट एपिथेलियम शीट बनाती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रहा होता है और इसने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है सराउंड किया हुआ होता है,
ठीक है। और इसके यानी कि अब जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं और जो पेरिटोनियम है उसके दरमियान सिलोम होता है, ठीक है। तो इट इनकम्पास सिलोम, इसका मतलब ये है। फिर वो कह रही है कि इसके बाद क्या होता है, तो सिरोजा है वो पेरिटोनियल कैविटी बना रही है जो कि मॉइस्ट लेयर है एपिथेलियम की। और उसके बाद क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, ठीक है, और सर्कुलर मसल लेयर है। फिर वो कह रही है कि इस लेयर के नीचे फिर क्या होता है कि सब म्यूकोजा होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल। जो म्यूकोजा होती है वो फेस करती है सेंट्रल ओपनिंग को। तो पहले सब म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा सेंट्रल ओपनिंग को जो है फेस कर रही है, जिसे हम ल्यूमन कहते हैं। जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है मसल लेयर की ट्रैक्ट में, वो फूड को जो है मिक्स करती हैं सिक्रेशंस के साथ, और वो फूड को जो है मूव कराती हैं ओरल कैविटी से। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं ये फूड को सिक्रेशंस के साथ मिक्स करेंगी ये कॉन्ट्रैक्शन, और फिर जब वो मिक्स हो जाएगी मस्टिकेट यानी कि वो लुब्रिकेट हो जाएगी तो फूड ओरल कैविटी से रेक्टम में जाएगी। फिर वो कहेंगे दो एग्जाम की मूवमेंट होती हैं, एक पेरिस्टालसिस और दूसरा सेगमेंटेशन। पेरी का मतलब है अराउंड और स्टालसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। तो ये फूड को एडवांस यानी कि आगे भेजती हैं ट्रैक्ट में से। जब रिंग्स जो हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके पीछे, ठीक है, सर्कुलर मसल करेंगे उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे उसके आगे। फिर वो कह रही हैं कि जिस तरह ये इस तरह से जिस तरह पेस्ट्री ट्यूब के अंदर मिसाल के तौर पर आइसक्रीम बना रही हो तो उसमें हम आइस को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो ये खुराक को आगे की तरफ भेजती है। जब रिंग जो है सर्कुलर स्मूथ मसल्स के इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसके सामने जो है रिलैक्स करते हैं, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट सेगमेंटेशन का बता रही हैं कि ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर भी रिंग्स होते हैं स्मूथ मसल्स के जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिससे एक ऑसिलेटिंग बैक और फोर्थ मूवमेंट पैदा होगी। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये पोर्शन होते हैं जिससे ऑसिलेटिंग बैक फोर्थ मूवमेंट पैदा होगी, सर्कुलर स्मूथ मसल्स के होंगे, जिसे जो है हम फिर सेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है तो ये पेरिस्टालसिस है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है वो भी वैसे पार्ट तो एलिमेंट्री कैनाल का ही है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है तो इसे सेगमेंटेशन कहेंगे, और ये बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो मूवमेंट होती है ये फूड को डाइजेस्टिव सिक्रेशंस के साथ ये जो मूवमेंट्स हैं मिक्स कर देती हैं और जो है अब्जॉर्प्शन की जो पावर है एफिशिएंसी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें बता रही हैं स्पिंक्टर्स के बारे में। ये भी जो मटेरियल का फ्लो है ट्रैक्ट से उसे इन्फ्लुएंस यानी कि मुतासिर करते हैं और बैक फ्लो नहीं होने देते। जैसे कि एक चीज़ चली गई तो उसके ऊपर स्पिंक्टर यानी कि ढकना आ जाएगा, फिर वो वापस नहीं जा सकती। ये जो है रिंग्स हैं सर्कुलर और स्केलेटल स्मूथ और स्केलेटल मसल्स के, ये स्पेसिफिक ऑर्गन की या तो बिगिनिंग पे होंगे या फिर एंड पे होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर कार्डियक स्पिंक्टर जो ये इसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान होते हैं, और जो हमारे पास पाइलोरिक स्पिंक्टर हैं ये स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो कंट्रोल है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी का वो इन्हिसार करता है वॉल्यूम के ऊपर फूड के, और उसकी कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जो इंजेस्टेड फूड है वो डिस्टेंड कर देती है गट को फैला देगी और मैकेनिकल जो है रिसेप्टर को गट वाल में स्टिमुलेट करेगी। इसके अलावा डाइजेशन होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की, प्रोटीन की वो जो डाइजेशन हो रही है वो केमिकल रिसेप्टर जो है गट वाल में उन्हें स्टिमुलेट कर देगी। मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई से सिग्नल आते हैं जो कि नर्व प्लेक्सिस से गट वाल में जाएंगे और कंट्रोल करेंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे पेरिस्टालसिस होगी, सेगमेंटेशन होगी और सेक्रेशन होती है बोसी सब्सटेंसेस जैसे कि म्यूकोसोल एंजाइम की जो हमने ऊपर देखी हैं गट ल्यूमन में। इसके अलावा इस लोकल ट्रांसपोर्ट के अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस नर्व यानी कि पाथवेज हैं वो रिसेप्टर और अफेक्टर जो हैं उन्हें जोड़ देते हैं। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं CNS में, रिसेप्टर जहाँ से यानी कि उसने रिसीव किया स्टिमुलाई को, अफेक्टर जहाँ से रिस्पॉन्स शो होगा। और इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं। गट के जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो हमें पता है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन पैदा करते हैं, तो वो हार्मोन पैदा करती हैं जो कि सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन को और अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट वो हमें बता रही हैं ओरल कैविटी के बारे में। पेयर जो है लिप्स का ओरल कैविटी को यानी कि माउथ को कवर कर रहा होता है। लिप्स बहुत ज़्यादा वास्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल्स हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। लिप्स जो हैं ये यानी कि फूड को मुंह के अंदर रिटेन रहने में मदद देती हैं, जब यानी कि हम चीविंग चबा रहे होते हैं, और ये फोनेशन का रोल भी प्ले करती हैं यानी कि साउंड मॉडिफिकेशन उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं। ओरल कैविटी में टंग आती है, टीथ आता है, मैमल्स जो है मैकेनिकली प्रोसेस करते हैं बड़ी मिकदार में फूड को,
क्योंकि इनके जो टीथ होते हैं उन्हें इनामिल ने कवर किया हुआ होता है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी में, ठीक है। तो ये मैकेनिकली उससे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनके जो जास और टीथ हैं वो यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएंगे। ओरल कैविटी जो है वो स्लाइवा से बात होती है, जो कि वाटरी फ्लूइड है, जो कि 3 पेयर्स ऑफ जो है स्लाइवरी ग्लैंड के वो रिलीज़ करते हैं। स्लाइवा खुराक को मॉइस्ट यानी कि गीला कर देता है और उससे म्यूकस जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है एक एंजाइम है उसके साथ जोड़ देगा, और इंजेस्टेड फूड जो है उसे ये बोलस में बदल देगा। तो ये खुराक को गीला करेगा, उसे ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जोड़ देगा और उसे बोलस में बदल देगा। स्लाइवा जो है, इसके अलावा इसमें स्लाइवा में बाइकार्बोनेटाइन PHCO3 माइनस जो कि बफर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि पीएच को कम करते हैं, और थायोसायानेटाइन भी हैं, और इसके अंदर लाइसोसाइम भी हैं, ठीक है। तो थायोसायानेटाइन, लाइसोसाइम और बाइकार्बोनेटाइन। लाइसोसाइम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्लाइवा के अंदर होती हैं, और इसके अलावा माइलेज भी होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वो स्टोमक के बारे में बता रही हैं। जो मैमल्स का स्टोमक होता है वो एक मस्कुलर डिस्टेंसिबल यानी कि फैला हुआ और मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके 3 मेन फंक्शन हैं: स्टोर करना और मिक्स करना फूड वेलस को, जो कि इसोफेगस से आई है, और सब्सटेंसेस रिलीज़ करना जैसा कि एंजाइम्स, म्यूकस और HCl, जो कि डाइजेशन को प्रोटीन की स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा ये उस रेट को कंट्रोल करता है जिसके साथ फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर से एंटर हो रही होती है। स्टोमक जो है इसके अंदर इनर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में जो है थाउजेंड्स यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसकी इनर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। फिर वो कहने कि द रिजल्ट 3 इकसाम के सेल्स जो इन ग्लैंड्स में होते हैं। पेराइटल सेल जो कि ऐसा सोल्यूशन रिलीज़ करेंगे जिसमें HCl होगा, जो कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, फूड को प्रिजर्व करता है। चीफ सेल पेप्सिनोजन खारिज करते हैं, जो कि पेप्सिन बनाने का प्रिकर्सर है, ठीक है, मतलब वो बनाएगा, जो कि डाइजेशन करता है, HCl बैक्टीरिया को किल करता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं चीफ सेल, पेराइटल सेल, ठीक है, ये यानी कि पेट्स में यानी कि गड़ों में होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सरफेस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की ग्लैंड्स की ओपनिंग पे, उनमें म्यूकस सेल्स होते हैं, जो कि यानी कि जिन्होंने स्टोमक को कोट किया हुआ होता है, उसे घेरा हुआ होता है, और इससे HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम से जो है ये म्यूकस सेल बचाते हैं। जो सरफेस है ऊपर वाली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, इसोफिगस की और माउथ की, उनके ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा थिनर म्यूकस सेल की लेयर होती है स्टोमक की निस्बत, स्टोमक में ज़्यादा थिकर होगी। इसलिए क्या होता है कि वोमिटिंग जब होती है ना, तो माउथ और इसोफिगस में बर्निंग होती है, क्योंकि उसमें म्यूकस की लेयर थिन है। जो एंडोक्राइन सेल है स्टोमिक म्यूकोजा में, वो गैस्ट्रन हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जो कि टारगेट सेल तक गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाएगा और उन्हें जो है स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और इन्हें जो है हम नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो बोलस जब स्टोमक में दाखिल होता है तो स्टोमक की वाल फैल जाती है, फिर डिस्टेंशन, और फिर वो कह रही हैं कि इससे यानी कि जो ईटिंग का फिनोमिना होता है ये गैस्ट्रिक पिट को HCl रिलीज़ कराता है उससे, और पेप्सिनोजन रिलीज़ कराता है। H+ पेप्सिनोजन को पेप्सन में बदलते हैं। पेप्सन, म्यूकस और HCl जो है मिक्स हो जाती हैं और प्रोटीन को जो है तोड़ती हैं स्मूथ मसल्स की। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्मूथ म्यूकोजल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और चर्न यानी कि उसे यानी कि जिस तरह चबाने का फिनोमिना होता है वो करेंगे, और फूड जो बोलस का है उसे मिक्स करेंगे। फिर वो कह रही हैं कि खाना खाने के 3 से 4 आवर्स के बाद जो स्टोमिक कंटेंट्स होते हैं वो मिक्स हो चुके होते हैं, और उसे सिंप्लीफाइड लिक्विड या जूस कहते हैं, जिसे हम काइम कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है रेगुलेट करता है काइम की रिलीज़ को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब स्टोमिक एम्प्टी होता है तो जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन 10 आवर्स फास्टिंग यानी कि कुछ ना खाने के बाद नई वेव्स जो हैं अपर रीजन में स्टोमिक में हो के क्रिएट होंगी, जिससे आवाज़ें आती हैं पेट से, जिसे हंगर पेंग्स कहते हैं। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं ब्रेन के पास पैगाम भेज चुकी होती हैं, तो इस वजह से वो हंगर पेंग्स का फिनोमेना जो है हो रहा होता है। नेक्स्ट हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखनी है। अच्छा, ये सारी बातें जो हम FSC में पढ़ कर आ चुके हैं, इसलिए ये जो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मेन साइट है डाइजेशन की, ठीक है, क्योंकि स्टोमिक तो बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन है। तो ज़्यादातर खुराक जो कि एक मैमल इंजेस्ट करता है वो डाइजेस्ट होती है और अब्सॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर यानी कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और वो लंबी 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, और ये लेंथ में इंटरमीडिएट है जो टिपिकल कार्निवोर और हर्बीवोर हैं उनकी। और ये यानी कि ह्यूमंस के ओमनिवोरस ईटिंग स्टाइल को ज़ाहिर करती है। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो रिलेटेड है सरफेस एरिया जो कि अवेलेबल होता है न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए, और इसका हम पता लगाते हैं बहुत से सर्कुलर फोल्ड से और माइन्यूट प्रोजेक्शन के ज़रिए से, जिन्हें जो है हम विलाई कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर्कुलर फोल्ड के ऊपर बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं,
जिन्हें हम जो है विलाई कहते हैं, इसे हम हेयर का टफ यानी कि बालों का गुच्छा भी कह सकते हैं, जो कि हर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है म्यूकोजा का उससे राइज हो रहा होता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, हर एक के ऊपर माइक्रो विलाई होती है जो कि सर्कुलर फोल्ड और विलाई को कवर कर रही होती है। ये छोटी छोटी प्रोजेक्शन है, माइन्यूट प्रोजेक्शन इतनी डेंस होती हैं कि जो अंदरूनी वाल होती है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसका सरफेस एरिया इनकी वजह से 300 मीटर स्क्वायर जो है हो जाता है, जो कि जो टेनिस कोर्ट है, टेनिस या बैडमिंटन खेलने के लिए एक जाली टाइप नहीं है लगाते सेंटर में, ठीक है, तो ये टेनिस कोर्ट जितना हम कह सकते हैं कि उस जितना इसका साइज़ हो जाता है। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। अच्छा, ड्यूडेनम जो है ये डाइजेशन में काम करता है, जेजुनम और इलियम अब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। ड्यूडेनम के अंदर बहुत से डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड ड्यूडेनल की जो म्यूकोजा है, लेयर है, उसमें वो खारिज करते हैं। पेनक्रियास जो है वो दूसरे इंजाइम रिलीज़ करता है। ड्यूडेनम में डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वो कंप्लीट हो जाती है और बहुत से लिपिड भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो जेजुनम और इलियम है वो जो एंड प्रोडक्ट हैं डाइजेशन की, उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड को, सिंपल शुगर को, फैटी एसिड को, ग्लाइसरोल को, न्यूक्लियोटाइड को और वाटर को। फिर वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये जो अब्जॉर्प्शन है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है शामिल है और ये सोडियम डिपेंडेंट एटीपेज पंप के ज़रिए से होती है। जो शुगर और अमाइनो एसिड है वो कैपिलरीज में विलाई के अब्सॉर्ब हो जाती हैं। जो फ्री फैटी एसिड है वो एपिथेलियम सेल जो है विलाई के उसमें इंटर होंगे और ग्लाइसरोल के साथ मिलेंगे और ट्राइग्लाइसराइड बनाएंगे, जो कि प्रोटीन के साथ मिलेंगे और स्मॉल ड्रॉपलेट बना देंगे, जिससे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जो कि विलाई की लैक्टील्स के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये सारी बातें एमफीसी में हमने पढ़ी हुई हैं। विलाई के अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लैक्टील का। फिर वो कह रहे हैं कि लैक्टील से जो काइलोमाइक्रोन होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में जाती हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने के अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल को भी अब्जॉर्ब करती है और ये 9 लीटर पानी जो है एक दिन में अब्सॉर्ब करती है। इतना तो खैर हम पीते भी नहीं है, इसीलिए तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का मसला हर दूसरे बंदे को होता है। तो ये 9 लीटर पानी एक दिन में अब्सॉर्ब करती है और बाकी का पानी जो थोड़ा बहुत होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट हमने लार्ज इंटेस्टाइन देखनी है। फिर वो कह रही हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बरक्स इसमें कोई सर्कुलर फोल्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, ना इसमें कोई विलाई है ना माइक्रो विलाई है। इसका सरफेस एरिया जो है बहुत कम है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है एक ब्लाइंड इंडिक पाउच के नज़दीक, जिसे जो है हम सीकम कहते हैं। ये वही है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ह्यूमन सीकम और उसकी एक्सटेंशन अपेंडिक्स जो है ये स्टोरेज साइट हैं और ये एवोल्यूशनरी रिमेन जाहिर करते हैं लार्ज फंक्शनल सीकम जो है उसकी, ठीक है, जो बड़ी फंक्शनल सीकम हुआ करती थी, हम मतलब कह सकते हैं कि ये उसका पार्ट है जो हर्बीवोर्स में होती थी। अपेंडिक्स के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और ये इम्यून सिस्टम के हम पार्ट के तौर पर भी काम करती है। और जो मेजर फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रीअब्जॉर्ब करना है वाटर और मिनरल्स को और फिजिस को बनाना और स्टोर करना है। जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो फूड रेजिड्यू को इससे मूव कराएंगी। मिनरल्स डिफ्यूज़ होते हैं या फिर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं रेजिड्यू से एपिथेलियल सरफेस के अक्रॉस लार्ज इंटेस्टाइन के और वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। पानी ऑस्मोटिकली यानी कि ज़्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम की तरफ वापस आ जाएगा। जब पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कह रही कि इंसुफिशेंट होती है तो फिर क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, जिसका मतलब है टू फ्लो, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाए तो फीकल मैटर थिक हो जाता है और हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गई है। फिर वो कहते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है सिम्बियोटिकली रहती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और ये फूड खाती हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वेस्ट प्रोडक्ट में तोड़ते हैं और बदले में ये विटामिन के देते हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड उसे प्रोवाइड करते हैं और वो इन्हें रेजिडेंस और खुराक दे रही होती हैं। तो ये उन्हें अमाइनो एसिड तोड़ के देंगे और विटामिन के, जो कि होस्ट का जो होस्ट गट है वो अब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी जो बच जाएगा वो फीसिज़ों की जो मिक्सचर होता है बैक्टीरिया का, फंजाई का, अनडाइजेस्टेड प्लांट फाइबर होती हैं और इंटेस्टाइन के जो सेल्स रिमूव हुए होती हैं स्लफ्ड ऑफ सेल्स वो होती हैं। फिर वो नेक्स्ट पेनक्रियास का बता रही हैं। पेन मतलब आल और क्रियास मतलब फ्लैश। तो ये स्टोमिक की वेंट्रल साइड पर होता है और इसके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन है। एंडोक्राइन यानी कि ब्लड के अंदर सिक्रेशन रिलीज़ करेंगे और डक्टलेस होंगे, एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट्स होंगे। एक्सोक्राइन सेल जो है पेनक्रियास में वो डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक देखें डक्ट के अंदर रिलीज़ कर रहा है, जो कि हिपाटिक डक्ट के साथ लीवर की मिल जाती है और एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं जो कि ड्यूडेनम में इंटर होती है। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो डाइजेशन को कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट करते हैं और प्रोटीन की, और वो लिपिड की डाइजेशन को स्टार्ट कर देती हैं। ट्रिप्सन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सन ये प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में बदलते हैं। जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है ये ट्राइग्लाइसराइड को
छोटे एड्जॉर्ब होने वाले ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड में बदलेगा। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में बदलेगा। जो पेनक्रियाज होता है ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है जो कि एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जो कि स्टोमिक से आती है और ये पीएच को 2 से 7 कर देती हैं ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह की अगर न्यूट्रलाइजेशन ना हो तो जो इंजाइम है पेनक्रियाज के वो काम ही नहीं करते। नेक्स्ट हमने रोल देखना है लीवर का और गाल ब्लैडर का। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है मैमल्स का और ये मतलब कि डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है और लीवर में मिलियन की तादाद में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम हिपाटोसाइट कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं इंटेस्टाइन से और उन्हें ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देंगे। जो हिपाटोसाइट होते हैं वो ब्लड के प्रोटीन भी बना रहे होते हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बन और एल्ब्यूमिन। फिर वो कह रहे हैं कि दैट इज़ मेटाबॉलिक फंक्शन है लीवर के, ये अमाइनो एसिड को रिमूव करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से और यूरिया को बनाता है ये प्रोटीन से और एक्सेस अमाइनो एसिड को यूरिया में बदलता है अमोनिया लेवल कम करने के लिए और ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन भी ये बना रहा होता है और फीटस की एरिथ्रोसाइट यानी कि ब्लड सेल्स भी बना रहा होता है और जो वॉर्न आउट एरिथ्रो यानी कि पुरानी सेल्स हैं उसने वॉर्न आउट यानी कि उन्हें ख़त्म भी कर रहा होता है और ब्लड क्लॉटिंग एजेंट जैसे कि प्रोथ्रम्बिन फाइब्रिनोजिन भी अमाइनो एसिड से बना रहा होता है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी ये बनाता है और ये लैक्टोज और फ्रक्टोज जो हैं उससे ग्लूकोज में बदलता है और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड कराता है और लाइपो प्रोटीन भी वो बना रहा होता है कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड और एसेंशियल सेल मेम्ब्रेन के ये कंपोनेंट्स है यानी कि इन सबको बना रहा होता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी कि इन दोनों को ये फैट्स में भी बदलता है और वेस्ट प्रोडक्ट को मॉडिफाई करता है और टॉक्सिक ड्रग्स पॉइजन पैदा करता है और विटामिन ए बनाता है कैरोटीन से और किडनीज़ के साथ ये पार्टिसिपेट करता है एक्टिवेशन में विटामिन डी की और स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है टेम्परेचर जो है ब्लड का बढ़ाने के ज़रिए से इसमें से गुजर कर और लीवर जो है मेजर हीट प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं कि मैमल के अंदर है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से और ये बाइल साल्ट भी बना रहा होता है जो कि इस्तेमाल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन के लिए अब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल फैट्स की कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें ये बना रहा होता है और ये मेन स्टोरेज सेंटर है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है और प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होती है ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन में, ठीक है। और इंसुलिन के ज़रिए से इसे ग्लूकोज में बदलता है जब कभी बॉडी को ज़रूरत होगी और फैट सोल्यूबल विटामिन जिनके अंदर ए डी ई किया जाता है उन्हें भी यानी कि ये स्टोर करता है और मिनरल्स को भी जैसे कि आयरन को डाइट से और स्टोर करता है फैट्स को अमाइनो एसिड्स को और फैट और अमाइनो एसिड को ये ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट हमने गॉल ब्लैडर देखना है। ग्लोब्यूल्स का मतलब है ग्रीनिश येलो, ठीक है। ये छोटा सा ऑर्गन है जो कि ये लीवर के साथ पड़ा होता है। इसके अंदर जो है अच्छा लीवर बनाता है बाइल जो बाइल डक्ट के ज़रिए से इसमें आ जाता है गॉल ब्लैडर में, तो इसने ये इस ग्रीनिश येलो फ्लूइड को बाइल को जो है स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। ये अल्कलाइन होता है और इसके अंदर पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन ल्यूसन लिरूबन और बाइल साल्ट होते हैं जो कि डिटर्जेंट के तौर पर काम करते हैं इमल्सिफाई करने के लिए फैट्स को, उन्हें यानी कि ड्रॉपलेट्स में बदलेंगे जो कि H2O में सस्पेंडेड होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर फिर लाइपेज एक्ट कर सकता है। और बाइल और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं फैट डाइजेशन की वो माइसिलीज बनाते हैं जो कि लिपिड के एग्रीगेट यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होते हैं। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का मजमूआ है और जिसकी सरफेस के ऊपर बाइल साल्ट लगे होते हैं। चूँकि ये बहुत छोटे हैं तो ये यानी कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है माइक्रोबेलाई की, ये फिर उसे क्रॉस करके उसमें जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अच्छा, इस सारे में हमने मैमल्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का देखा, पहले बकल कैविटी का देखा, फिर हमने जो है फेरिंक्स का देखा। फेरिंक्स कॉमन ओपनिंग है यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है और यानी कि रिस्पायरेटरी गैसेस के गुजरने का पाथ भी है। फिर स्पेशलाइज्ड हो गया, ईसोफेगस आ गया। फिर ईसोफेगस से कार्डिक स्पिंक्टर के ज़रिए से खुराक जो है स्टोमिक में जाएगी। स्टोमिक मेनली डाइजेशन के लिए नहीं है, बेसिकली वो स्टोरेज का ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें पार्शियल डाइजेशन हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसी होगी, स्टोमिक की पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। पहले तो खुराक स्टोमिक में जाएगी ना, वो डिस्टेंड कर जाएगा यानी कि फैल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि फिर यानी कि पाइलोरिक स्पिंक्टर के ज़रिए से वो जो हमारे पास जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगी। फिर एट द एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन होती है, जेजुनम और इलियम में अब्जॉर्प्शन होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है
उसके अंदर सीकम आ जाता है, कोलोन आ जाता है, रेक्टम है, कैनाल है और एनएस है, ये सब आ जाते हैं। तो उसके अंदर मिनरल्स वाटर जितने अब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब होने हैं वो हो जाएंगे, बाकी चीज़ें फीसिस की शक्ल में उसके अंदर यानी कि स्टोर हो जाएंगी कोलोन के अंदर, जो कि फिर एनएस के ज़रिए से बॉडी से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखी, लीवर जो कि बाइल बनाता है, गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाता है और गाल ब्लेडर के अंदर वो बाइल डक्ट से जाता है। पेनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि पेनक्रिएटिक फ्लूइड के अंदर होंगे, जो कि पेनक्रिएटिक डक्ट के ज़रिए से चला जाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाएगा। और मुंह में हमने देखा कि सारी चीज़ों के मिक्स होने से स्लाइवा वो इमिट होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जैसा कि माइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, तो वो बोलस बनता है और 3 से 4 घंटे के बाद वही कायम बन जाता है। तो ये सारा हमने इसमें देखा। तो अल्लाह हाफिज़।